पढ़ने वालों को मेरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आज से पहले आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़े हुए कुछ डाउट्स को सॉल्व करते हैं, कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर समझते हैं कि ऐसा आखिरकार है क्यों। तो जो सबसे पहली बात है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, हम लोग उनका एब्सोल्यूट नंबर निकालने की कोशिश ही नहीं करते। दूसरी बात, हम निकालते हैं उनका रिलेटिव डेंसिटी या फिर रिलेटिव नंबर। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। देखिए, आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या हैं, पाथ होते हैं। अगर आपके पास कोई क्यू नॉट चार्ज है जो वो पाथ ट्रेवल करेगा, राइट। सो व्हाट इज दिस नंबर ऑफ paths is equal to number of field lines, right? Number of electric field lines. So basically path ही होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब देखो पाथ बनता कैसे है। हम क्यू नॉट चार्ज यानी कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है, हम उसको डिफरेंट पोजिशंस पे रखते हैं और फिर वो जैसे जैसे मूव करता चला जाता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिल जाती है। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड किसी भी पोजीशन पे आप देखो, ये अगर हम कोई कंप्लीटली सारे पॉइंट निकालना चाहें तो कितने पॉइंट मिलेंगे आपको? हमको मिलेंगे यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स, राइट। इनफाइनाइट पॉइंट मिले। अच्छा, और हम एक एक पॉइंट्स को स्टार्ट करके एक फील्ड लाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हमको यहाँ से मिलेगा इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इम्पॉसिबल टू ड्रॉ है, राइट। हमारे किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि जब हम कोई काम कर ही नहीं सकते तो का कोई इसका मीनिंग नहीं है, राइट। इम्पॉसिबल टू ड्रॉ। अच्छा, तो इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला जाए। क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन? अब हम लोग सारी लाइंस निकालने की बजाय क्या करेंगे, कुछ लाइंस निकालेंगे जिनसे हमारा काम चल जाए। तो एक सॉल्यूशन निकाला गया कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो उसको डिपेंड करा देते हैं पर यूनिट चार्ज पे। सो नंबर किस पे डिपेंड करा दिया? चार्ज पे। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, राइट। सो एक कांस्टेंट इनटू क्यू। अच्छा, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं क्या होते हैं? फोर्स की लाइंस। और जो फोर्स है किसी मीडियम में डिफरेंट होता है, राइट। क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है स्पेस में, और किसी मीडियम में इसके साथ आ जाता है एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी है वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। सो डिवाइड बाई एप्सिलॉन, राइट। ये हो गया हमारा नंबर। हमने नंबर को ऐसे डिफाइन कर लिया। अब ये जो के कांस्टेंट है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब हर आदमी की अपनी चॉइस हो सकती है, चॉइस वेस्ट है। यानी कि कोई इंसान हो सकता है कि पर यूनिट 5 लाइन ड्रॉ करना चाहे, कोई दूसरा आदमी पर यूनिट चार्ज 10 लाइन ड्रॉ करना चाहे, कोई 1000, कोई 200, जिसके लिए जितना प्रैक्टिकल है या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना हमें आसान लग सकता है, राइट। तो इसको का आप कुछ यूं समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर ये चार्ज है और मैंने पर यूनिट चार्ज कुछ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ की। तो यहाँ पे हमें 4 लाइन दिख रही हैं, यहाँ पे हमें 2 लाइन दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज Q2, यहाँ पे Q1 Q2 से 2 टाइम्स होगा। वही सेम चार्ज के लिए कोई दूसरा आदमी यहाँ पर 4 की जगह 8 लाइन ड्रॉ कर सकता है, राइट। यानी कि उसने अपना पर यूनिट जो लाइन्स ड्रॉ करनी थी वो 2 टाइम्स कर दी, और Q2 के लिए वहीं पे हो जाएंगी 4 लाइन्स। तो अब सेम चीज क्या आएगी? Q1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q2, राइट। सो हमारे चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें प्रैक्टिकल जो चीज चाहिए थी वो सेम आ रही है, बस हमने कॉन्सेप्चुअली चीजें अलग कर ली हैं, ठीक है। तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ये चॉइस बेस्ड है, इसलिए कभी कभी आपको लिखा मिलेगा रिलेटिव
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, और चूंकि बार बार रिलेटिव लिखना कई बार ठीक है, इसको हटा देते, सिंप्लीफाई कर देते, तो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिखा हुआ मिलेगा। जबकि एक्चुअली में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा ही इनफाइनाइट होंगी, क्योंकि किसी भी चार्ज के अराउंड हमेशा ही इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो लाइंस भी हमेशा इनफाइनाइट मिलेगी। और इनफाइनाइट लाइंस क्योंकि हर एक चार्ज के अराउंड इनफाइनाइट लाइंस है, तो हमारे लिए प्रैक्टिकली वो किसी काम की नहीं है, राइट। कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें एक चार्ज से दूसरे चार्ज के लिए, ताकि हमारा काम आए कंपैरिजन करने में, कुछ भी करने में, राइट। यहां तक क्लियर है? तो यहां से दो बातें क्लियर हुई, क्या? कि नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस हैं चार्ज और मीडियम पे डिपेंडेंट है, राइट। अब कितनी लाइंस ड्रॉ करेगा कोई इंसान, ये इंसान का खुद का एक जो कांस्टेंट नंबर है पर यूनिट चार्ज के लिए, वो खुद से उसकी चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकता है, राइट। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे से। अब देखिए, अगर आपको याद हो कि जो एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, राइट। यानी कि कोई एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से किसी डिस्टेंस r पे आपको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होगा, राइट। पॉइंट चार्ज है, चाहे जितना बड़ा आप इस सर्किल के किसी भी पॉइंट पे, यानी कि इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे देखोगे, तो आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हर जगह, राइट। क्लियर है इतनी सी बात? अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ से आप देखिए E इज इक्वल टू मिल रहा है आपको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कर लेते हैं, और 4 पाई r स्क्वायर। तो ये जो 4 पाई r स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये इस स्फीयर का एरिया है, राइट। ये क्या मिल गया आपको? ये मिल गया एरिया ऑफ स्फीयर, जो कि एक चार्ज के अराउंड है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए क्या दिख रहा है, E इज इक्वल टू, और Q अपन एप्सिलॉन नॉट क्या दिख रहा है आपको? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल, राइट। सो ये कोई कांस्टेंट होगा, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कोई एक कांस्टेंट, मान लिया मैं लिख दे रहा हूँ एक कांस्टेंट, डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। कांस्टेंट आर्बिट्रेरी है, कोई 10 20 नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, राइट। और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। सो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, एन अपॉन एरिया, यानी कि इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एरिया, राइट। सो ई यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, क्या बता रहा है हमें, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग आगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लगाने में यूज करेंगे, और कई तरीके से आगे और भी यूज होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ई इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ये हमें बताएगा, राइट। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, क्या? ये एब्सोल्यूट नंबर कभी भी नहीं होगा, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़ रहे हैं, राइट। तो ये जो नंबर हमेशा मिलेगा आपको, वो हमेशा रिलेटिव होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने समझा कि ई क्या है, एरिया क्या है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है। और आप ध्यान से देखें कि ये जो स्फीयर के जितने भी पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट पे ई क्या थी, हमेशा परपेंडिकुलर थी सरफेस की, राइट। सो और हम इसको थोड़ा सा फिर से शिफ्ट करें, तो हमें यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर टू द एरिया और इनटू एरिया, राइट, एरिया। क्लियर इतनी सी बात? सो साथ ही हम लोग अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करें, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इंटू एरिया जो कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया। इन दोनों ही चीजों को कंबाइन करने से हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, राइट, जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, और देखो, और अभी अभी हमने देखा क्या, जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसे प्रोपोर्शनल मिल रही थी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा अब, ई डॉट ए वेक्टर। क्लियर है? जितना भी एरिया होगा, टोटल एरिया, राइट।
तो अब अगर छोटे छोटे एरियाज को हमने कंबाइन करके लिखा हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी एरिया। ठीक है, अभी ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा गॉस थ्योरम, तो अभी उसको आगे देखेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। सो व्हाट इज फ्लक्स? तो फ्लक्स कुछ और नहीं बल्कि यही है जो आपको अभी दिखा। तो फ्लक्स का मतलब हो गया ई डॉट डी ए इज इक्वल टू फाई। अब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं तो आप जान ही गए हैं कि फ्लक्स कुछ और नहीं बल्कि क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a number of field lines passing through an area, passing through a area, राइट। कौन सा एरिया? एरिया परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर, राइट। जी बात समझ में आ रही है? ये हो गया हमारा फ्लक्स, राइट। सो नाउ अब समझते हैं, देखो अब एरिया का डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया। इसके लिए आप देखिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही थी, राइट, और आपका एरिया इतना था पूरा, तो सारी सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा सकती हैं, बिल्कुल 4 की पूरी आपको 4 मिल गई क्रॉस करके, राइट। बट अब इसी एरिया को लोग थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, ऐसे कर दिया हमने, लेंथ सेम रही, सब कुछ सेम है, बस एरिया को ट्विस्ट कर दिया। अब आपको क्या मिलेगा, केवल इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा पाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो गई, अब एरिया सेम रहा, यानी कि एरिया के एंगल पे डिपेंड कर रही थी। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे मिला ये डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब हो गया, डॉट प्रोडक्ट का मतलब हो गया ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, राइट। ये कॉस थीटा क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन या फिर एंगल। यहां तक क्लियर है? यानी कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो वेरी कर जाएंगी अगर हम एरिया को ट्विस्ट कर दें, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर आ रही थी उनका एरिया, उनका एंगल बदल जाए। क्लियर इतनी सी बात? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही थी, ठीक है, और आपके पास ये एरिया है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया ऐसा है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे इस एरिया से, कितनी पास करेंगी, 0, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे, एरिया ऐसे, ऊपर से निकल जाएंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, E इंटू ए इंटू कॉस 90, क्योंकि जो एरिया का जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं उसके नॉर्मल वेक्टर से लेते हैं, राइट। क्लियर है? अब इसके बारे में और डिटेल समझेंगे, अभी क्लियर समझिए। तो cos 90 की वैल्यू 0, सो हमें मिल गया यहाँ पे 0। सिमिलरली अगर एरिया ऐसा हो जाता, इसका भी नॉर्मल इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल ए इंटू एरिया, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, हमें मिल जाएगा ए इंटू ए। क्लियर सी बात है, राइट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन कार्ड फ्लक्स कैसे बदल रहा है। अच्छा, अब बात थोड़ी सी करते हैं कि हम जो एरिया वेक्टर है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो एरिया वेक्टर की बात हो रही है, एरिया वेक्टर। तो दो तरह के एरिया आपको मिल सकते हैं, एक तो प्लेन, राइट, जैसे कि आपका स्मार्टफोन की स्क्रीन। दूसरा एरिया मिल सकता है जो क्लोज्ड होता है, लाइक फुटबॉल का सरफेस, राइट। तो जो फुटबॉल का सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर निकलेगा आपको हमेशा मिलेगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर, जिस भी पॉइंट पे है। बट जो प्लेन है इसमें तो दो परपेंडिकुलर है, एक अपवर्ड भी हो सकता है ऐसे, और दूसरा एक डाउनवर्ड। तो कौन सा चूज करेंगे, राइट। तो इसमें आप हमेशा ये देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ओके, उनका जो डायरेक्शन है, भाई आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लीजिए,
यानी कि ई का डायरेक्शन और एन कैप का डायरेक्शन सेम ले सकते होना चाहिए, अगर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है तो। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे पास प्लेन है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर जा रही हैं तो हम लोग नॉर्मल लेंगे ऊपर वाला, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं नीचे की तरफ तो हम लोग नॉर्मल लेंगे नीचे वाला, राइट। अब बट अगर किसी एंगल पे हल्की सी ट्विस्ट हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है और ये एंगल ऐसा है, राइट, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग क्या देखो, एक नॉर्मल इधर हो सकता है और एक नॉर्मल बैकवर्ड, तो बैकवर्ड वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, तो इसी डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट रखता है, राइट। क्लियर इतनी सी बात, तो ये तो हो गया एरिया वेक्टर लेने का तरीका। ओके, अब थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में और समझते हैं। फ्लक्स ड्यू टू चार्ज इनसाइड ए सरफेस। ओपन सरफेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। अब आती क्लोज सरफेस की बात, तो ये रहा आपका एक क्लोज सरफेस, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। अब हमें जानना है कि इसके अंदर से कितना फ्लक्स निकलेगा, राइट। हम लोग जानते हैं बेसिकली फ्लक्स है क्या। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। अब देखो, सोचो यहाँ पे, अभी हमारा था क्या, पॉइंट चार्ज। अगर मैं इसके आसपास एक नई सरफेस ड्रॉ करूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आपको क्या दिखेगा, हमें दिखेगा अगर ये सिमेट्रिक सरफेस है तो यहाँ पे ई कांस्टेंट होगी और इसका एरिया हमें पता है क्या, 4πr²। क्योंकि जो एरिया इस तरीके का है कि सब कुछ परपेंडिकुलर है, राइट, तो हमें यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा, हम लोग अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना, Q/ε0, राइट। चलो एक बात, अब कोई इंसान सोचे कि भाई साहब ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम टेढ़ा मेढ़ा स्क्रीन लेते हैं और यहाँ पे एक Q0 रखा हुआ है। अब आप बताइए इस सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप फिर से एक सिमेट्रिक इस तरह से लीजिए कि वो उस चार्ज के लिए सिमेट्रिक रहे, हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो हम लोग जानते हैं पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग हमेशा एक स्फीयर ले सकते हैं जिसका सेंटर, पॉइंट चार्ज का सेंटर सेम हो। अब यहाँ पे फिर से देखो, हमें क्या मिल जाएगा, सेम E/4 पाई, जो भी इसकी r² है, इजिकल टू Q/ε0। अब Q इनसाइड ε0 क्या एक कांस्टेंट आ रहा है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा फिक्स नंबर होंगी, राइट। हम कोई भी छोटी या बड़ी सरफेस लें, चाहे टेढ़ी मेढ़ी लें, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या, देखो इसको ऐसे समझो कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही होंगी वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस आउटर सरफेस से निकल रही होंगी, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कंटिन्यूअस है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम ही निकल रही हैं तो फ्लक्स भी सेम ही होगा, राइट। तो हमने जो वही स्टेटमेंट सरफेस थी उसको हमने चालाकी से उसी का हमने एक सरफेस ऐसी ली जो हमारे लिए सिंपल थी, सिमेट्रिक थी, राइट। और नंबर तो सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि जो बाहर से आ रही हैं वही तो बाहर जाएंगी, आई मीन जो अंदर से जो स्टार्ट हुई चलना वही आगे बाहर आएंगे, तो जो इनर सरफेस से निकलेंगी वही आउटर सरफेस से निकलेंगी। इस वजह से क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हमेशा सेम है, राइट। तो हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट Q/ε0, अगर चार्ज कहाँ है, अंदर है। क्लियर है इतनी सी बात। अब मान लीजिए चार्ज है आपका बाहर, राइट, और आपकी कोई एक सरफेस है कुछ भी और चार्ज रखा है बाहर। अब इससे कितना फ्लक्स निकल रहा होगा इस सरफेस से, सरफेस मान लीजिए है कोई भी, ठीक है। अब देखो, तो फ्लक्स बराबर क्या है, हम लोग फिर बात करते भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस कंटिन्यूअस है, राइट। सो अब यहां से देखो, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, और कुछ नंबर ऐसे जा रहा होगा, क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर दो सरफेस हैं, एक स्टार्टिंग वाली सरफेस, एक बाद वाली सरफेस, यानी जहां से एंट्री वाली सरफेस है एक, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिट वाली सरफेस है। अब सोचो
चार्ज तो बाहर है, अंदर नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो ही नहीं रही हैं, तो जो बाहर से अंदर जा रही थी वही अंदर से बाहर जा रही हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिनकी एंट्री होगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिनकी एग्जिट होगी, राइट। तो क्या इस सरफेस के अंदर से कोई फील्ड, कोई नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, राइट। सिर्फ जो नेट बाहर कितना आ रही है, नेट नेट आउटवर्ड क्या होगा, 0, क्योंकि कुछ अंदर आई तो माइनस में हो गई, राइट। न माइनस नंबर, उतना ही नंबर चला गया बाहर पॉजिटिव नंबर, तो हमको क्या मिला, नेट नंबर मिला 0, राइट। यानी कि जो फ्लक्स है हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चार्ज के कारण होगा, एक्सटर्नल चार्ज के कारण कोई नेट फ्लक्स हमें नहीं मिलेगा। क्लियर इतनी सी बात, ओके। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जांपल से, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ ये सरफेस है और यहाँ पे कुछ Q1 चार्ज Q2 चार्ज अंदर है और एक Q3 चार्ज बाहर है। अब आपसे बोला जाए इस सरफेस से नेट फ्लक्स कितना निकलेगा, ठीक है। फ्लक्स कितना होगा नेट, हमें पता है, फ्लक्स जो इनसाइड वाला है प्लस फ्लक्स जो आउटसाइड वाला है। तो इनसाइड वाला कितना होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इनसाइड वाला। बाहर से कितना, 0, जस्ट अभी सीखा है। सो नेट फ्लक्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, राइट। और समझते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, सेमी सर्कुलर, जो आपकी कटोरी टाइप समझ लीजिए, ठीक है। हेमीस्फीयर मान लीजिए, हेमी, ठीक है। ये कुछ ऐसा ऐसा ओपन सा दिखेगा आपको। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हुई तो कितना फ्लक्स मिलेगा आपको, राइट। अभी हमने देखा क्या है, E इंटू डी, इनका सम हमें मिल जाएगा फ्लक्स, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया के, या फिर जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ये सब परपेंडिकुलर नहीं होंगी। क्या होगा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हर एक पॉइंट पे इधर मिलेगा, एक ना एक एंगल है, राइट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोजेक्शन। इसका अगर पूरे के पूरे इसका जो एरिया का प्रोजेक्शन लें हम लोग, कहाँ मिलेगा हमें, यही तो होगा इसकी परछाई, राइट। और इस परछाई पे क्या है, चूंकि ऐसा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो हमें क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुल, जो नीचे का बॉटम है ना, हेमी स्पेरिकल जो बाउल है उसका जो नीचे का बॉटम क्या होगा, राइट, सर्कल होगा एक, इनटू एरिया ऑफ सर्कल, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका फ्लक्स। क्लियर इतनी सी बात, अच्छा। और समझते हैं, देखिए मान लेते हैं कि अब यहां पर यूनिफॉर्म फ्लक्स की जगह आपने एक चार्ज रख दिया बाहर, ठीक है, सेम स्थिति है ऐसे, ये चार्ज Q है, कितना फ्लक्स जाएगा, 0, क्यों, क्योंकि चार्ज है आउटसाइड, राइट, ओके। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये रहा और आधा चार्ज अंदर की तरफ आधा बाहर की तरफ ऐसे रखा हुआ है। अब कितना फ्लक्स मिलेगा, देखो, तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकल रहे होंगे। देखो इधर से
यानी कि हर एक पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है, राइट? एरिया काउंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। सो अगर ये क्लोज्ड होता पूरा, सोचो तो हमें कितना मिलता, पूरा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये आधा ही है तो हमें क्या मिलेगा, हाफ। क्लियर है? दिस इज द फ्लक्स। सो आपको याद रखना है कि चार्ज अंदर है कि बाहर है। अंदर है तो कितना अंदर, बाहर है तो कितना अंदर है, कितना बाहर है। ओके, नाउ आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूं ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।